आज मैं द्विवेदी युग की कविता का महत्व इस विषय पर बात करने जा रही हूँ। 20वीं शताब्दी में महावीर प्रसाद द्विवेदी के संपादन में निकलने वाली पत्रिका सरस्वती ने कवियों का मार्गदर्शन करना आरंभ किया। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने एक और खड़ी बोली का परिष्कार करके उसे हिंदी गद्य और पद्य की भाषा के एक सशक्त भाषा के रूप में स्थापित किया, तो दूसरी ओर उन्होंने कवियों को समाज, देश और धर्म के लिए कविताएं लिखते रहने का क्या आह्वान किया। परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय चेतना से संबंधित कविताएं अधिक लिखी गईं। चेतना इस युग की कवियों में काव्य और भाषागत प्रयोगों की दृष्टि से अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का नाम सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, पर देश और समाज की सच्ची दृष्टि को उजागर करने वालों में मैथिली शरण गुप्त का नाम पहले आता है। इस युग के अन्य कवियों में रामचरित उपाध्याय, नाथूराम शर्मा, शंकर दया प्रसाद शुक्ल स्नेही, राम नरेश त्रिपाठी आदि हैं। द्विवेदी युगीन कविता का उद्देश्य केवल कविता करना भर नहीं था, बल्कि जीवन को बेहतर बनाने का संकल्प रचना भी था। इस दौर की कविता का स्वतंत्रता आंदोलन से पूरी तरह संबंध है और इसमें प्रेम और स्वदेशी गौरव तो इस युग की कविता के प्राण हैं। यथार्थ अनुभूति की व्यापक व्यंजना इस युग में की काव्य की मुख्य विशेषता है। द्विवेदी युग के कवियों ने भावात्मक रूप से मातृभूमि के विभिन्न रूपों का वर्णन किया, उसके प्राकृतिक सौंदर्य, उसकी सांस्कृतिक गरिमा, उसकी भौतिक साधन संपन्नता आदि को उन्होंने लोक में मुखर करने की कोशिश की। उसकी स्वचेतना को उद्बुद्ध करने का प्रयास किया। गुप्त जी ने एक जगह लिखा है कि करते अभिषेक पयोध है बलिहारी इस वेश की, ऐ मातृभूमि तू सत्य ही सगुण मूर्ति है सर्वेश की। मातृभूमि का विशाल आंचल गांव में फैला है। उन गांवों की ओर से पढ़ा लिखा वर्ग उदासीन होकर नगरीय वातावरण की ओर खींचा चला जा रहा था और गांव उपेक्षित हो रहे थे। इस दर्द को मैथिली शरण गुप्त महसूस कर रहे थे और वह लिखते हैं कि आह ग्राम जीवन भी क्या है, क्यों न इसे सबका मन चाहे, थोड़े में निर्वाह यहाँ है, ऐसी सुविधा और कहाँ है। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रेरणा से मैथिली शरण गुप्त ने खड़ी बोली में कविताएं लिखना शुरू किया और गद्य पद्य की भाषाई द्वैत को खत्म करने में पहली बड़ी पहल की। हालांकि द्विवेदी युग में कुछ दूसरे कवि भी थे जो ब्रज भाषा और खड़ी बोली में दोनों में बहुत अधिकार के साथ कविताएं कर रहे थे। स्वयं मैथिली शरण गुप्त भी ब्रज भाषा में रसिकेंद्र उपनाम से कविताएं लिख रहे थे। आधुनिक हिंदी कविता की विकास यात्रा में ब्रज भाषा और खड़ी बोली का सहकार दिखता है। यह दिलचस्प है कि मैथिली शरण गुप्त के 20-25 साल पहले ही एकांतवासी योगी और उजड़ ग्राम जैसी कविताओं में पाठक जी ने खड़ी बोली का जो रूप प्रस्तुत किया है, वह मैथिली शरण गुप्त की कविताओं की तुलना में कम से कम गद्यवत हैं और अधिक से अधिक सरल हैं। एक उदाहरण है कि प्राण पियारे की गुणगाथा साधु कहाँ तक मैं गाऊं, गाते गाते चुके नहीं, वह चाहे मैं ही चुक जाऊं। हिंदी की राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा के विकास में गुप्त जी की कविता में अतीत के प्रति स्वाभिमान का भाव है, भारत की वर्तमान दुर्दशा के प्रति क्षोभ है और भविष्य के निर्माण के लिए एक दृढ़ संकल्प और की गहरी आस्था भी दिखाई देती है। यह भावना उत्तरोत्तर और परिवर्तित होकर देश प्रेम, स्वतंत्रता और जन चेतना के संघर्ष में परिवर्तित हो जाती है। राम नरेश त्रिपाठी के तीनों खंड काव्यों में पथिक, मिलन और स्वप्न, इन तीनों खंड काव्यों का उद्देश्य स्वतंत्रता के संघर्ष में आत्म बलिदान कर देना है। सन 1886 में पाठक जी ने गोल्ड स्मिथ के हर्मिट का एकांतवासी योगी नाम से खड़ी बोली में अनुवाद प्रकाशित किया करके हिंदी जगत में उन्होंने एक उथल पुथल मचा दी और खड़ी बोली में कविता कैसी हो सकती है, इसका एक ठोस उदाहरण सामने रखा।
मज़े की बात तो यह है कि इस अनुवाद के पहले और बाद में भी वे ब्रज भाषा में ही कविताएं करते रहे और उन्होंने डिजर्टेड विलेज का अनुवाद ब्रज भाषा में ही किया। उन्होंने कश्मीर, सुषमा और हिमालय जैसी कविताएं भी ब्रज भाषा में लिखीं। पाठक जी खड़ी बोली कविता के क्षेत्र में कैसे आए, यह एक अलग कहानी है, लेकिन प्रसंगवश यह जानना जरूरी है कि वे ख्यालबाजी और प्रभाव में खड़ी बोली कविता के क्षेत्र में आए तब आगर उर्दू ब्रज भाषा और खड़ी बोली तीनों भाषाओं में ख्यालबाजी का गढ़ था। श्रीधर पाठक और पंडित हरिवंश, रूप किशोर तथा पन्ना लाल जैसे ख्याल गायकों की खड़ी बोली के ख्याल सुनकर कविता करने की प्रेरणा मिली। खड़ी बोली में कविता करने बाद में उन्होंने बहुत सारे ब्रज भाषा के कवियों को भी खड़ी बोली में कविता करने के लिए प्रेरित किया और इनमें प्रेरणा पाने वाले लोगों में महावीर प्रसाद द्विवेदी और मैथिली शरण गुप्त भी थे। महावीर प्रसाद द्विवेदी स्वयं ब्रज भाषा में कविताएं करते थे। उनका जैसे उन्होंने महिम्न स्तोत्र और वैराग्य शतक, श्रृंगार शतक का अनुवाद ब्रज भाषा में किया और फिर उन्होंने गीत गोविंद के कुछ पदों का अनुवाद किया। बाद में उन्होंने ऋतु तरंगिणी और देवी स्तुति शतक शीर्षक से मौलिक कुछ कविताएं भी लिखी जो परंपरागत ढंग से ही हैं, जैसे कि महापिपासा कुल क्षीण अंगा, गरिष्ठ ग्रीष्मा अग्नि कहे कुरंगा, शीतोदकार थी पग बेग हीना, परिश्रमे दीन दुखी मलिना। वे पहले वे पहले अपनी कविताएं प्रकाशन के लिए नहीं भेजते थे और उनकी पहली कविता है भारत दुर्भिक्ष है, जो 11 मार्च 1897 में छपी थी। कविता की कुछ पंक्तियां जैसे यहाँ पे है कि शक्ति नहीं जिनके बोलन की, तकी तकी मुँह फैलावे, सींक समान देह लिन्हे बहुत रोवत गोबर खावे। यह सब चर्चा करने का आशय यह है कि एकांतवासी योगी के प्रकाशन के बाद द्विवेदी जी खड़ी बोली कविता में रुचि लेने लगे और श्रीधर पाठक और महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रगाढ़ मैत्री का उदाहरण उनका आपसी पत्राचार है, जो कि प्रायः अंग्रेजी भाषा में होता था। वे पत्र उस दौर की काव्यात्मक चेतना के साथ साथ वैचारिक बहसों को जानने के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं। वे सारे पत्र प्रकाशित हैं जिसकी भूमिका अज्ञेय ने लिखी है। यह सब एक अलग कहानी है जिसमें जाना आज की चर्चा से भटक जाना होगा, क्योंकि उस दौर की कविता पर बात करते हुए माधव प्रसाद मिश्र, राधा कृष्ण मिश्र और सत्यनारायण रतूड़ी की कविताओं की एक ऐसी दुनिया में हम चले जाएंगे जिसकी चर्चा साहित्य में प्रायः कम ही हुई है। द्विवेदी युग की कविता का प्रमुख स्वर राष्ट्रीय जागरण है। द्विवेदी युगीन कवि ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ एक शांतिपूर्ण राज्य की स्थापना करना चाह रहे थे। वह कहते हैं कि अपना शासन आप करो, तुम यही शांति है, सुख है, पराधीनता से बढ़ जग में नहीं दूसरा दुख है। मैथिली शरण गुप्त भारत भारती में लिखते हैं कि यह पुण्य भूमि प्रसिद्ध है, जिसके निवासी आर्य हैं, विद्या कला कौशल्य सबके जो प्रथम आचार्य हैं, संतान उनकी आज यद्यपि हम अधोगति में पड़े, पर चिन्ह उनकी उच्चता के आज भी कुछ हैं खड़े। इसमें पुनरुत्थानवादी भावना देखने को मिलती है। आर्यवाद की विचारधारा 18वीं और 19वीं सदी के औपनिवेशिक इतिहास दृष्टि का परिणाम थी, जिसका उद्देश्य आर्य और द्रविड़ के बीच एक खाई बढ़ाना था। कवि धीरे धीरे इस असर से बाहर निकलते गए। द्विवेदी युगीन कवियों में एक और बड़ा नाम आता है रामचरित उपाध्याय का। ये द्विवेदी युग के राष्ट्र कवियों में अपने ढंग के अनूठे रचनाकार थे। ये 1890 में अध्ययन के लिए काशी गए और वहाँ 1904 तक महामहोपाध्याय शिव कुमार शास्त्री के यहाँ संस्कृत का अध्ययन किया। बाद में उन्होंने खड़ी बोली में
महाकाव्य, खंडकाव्य, गीत आदि की रचनाएं की। उपाध्याय जी ने सरस्वती, सुधा, माधुरी आदि अपने समय की प्रसिद्ध पत्रिकाओं में कविताएं लिखी। उनमें राष्ट्रीयता और राष्ट्रभाषा प्रेम कितना भरा था उसका अनुमान हम इसी से लगा सकते हैं कि कैंसर की असहाय वेदना को झेलते हुए मृत्युशैया पर उन्होंने एक कविता लिखी कि यदि हिंदी सेवा कर पाता तो भी जन्म सफल कर जाता, वह भी इच्छा हुई न पूरी, भाग्य विवश रह गई अधूरी। उपाध्याय जी में राष्ट्र भावना कूट कूट कर भरी थी। वे सक्रिय राजनीति में नहीं थे, ना तो कभी तिलक और गांधी के संपर्क में आए और ना ही किसी सत्याग्रह आंदोलन में गए, पर उन्होंने अपनी कविताओं में जिस निर्भयता और साहस का परिचय दिया वह बेजोड़ है। अंग्रेजों को फटकारते हुए वे कहते हैं कि रे बक धुर्त कहाँ से आया, अपने वश में जिसको पाया, माया जाल खूब फैलाया, अपने वश में जिसको पाया, अपना उसे शिकार बनाया, कुत्सित कर्म मनोहर रूप, तू बक धुर्त शठों का भूप। स्वराज की स्पष्ट मांग उनकी रचना स्वराज सोपान में है, जो 1921 में प्रकाशित हुई और उनके राष्ट्र भारती काव्य संग्रह उनके राष्ट्र भारती में संकलित है, जिससे स्वराज और पूर्ण स्वराज की मांग स्वराज की मांग की घोषणा राजनीतिक मंच से बहुत बाद में हुई, उसे इस कवि ने 1921 के पहले ही कर दी थी। वह कहते हैं कि क्या स्वराज है खेल तमाशा, उसको समझे टेढ़ी खीर, पर तो भी वह मिल जावेगा मन में होना नहीं अधीर। उसका पूरा मूल्य आपने क्योंकि अभी तक दिया नहीं, या कि आपने समुचित उसका यत्न अभी तक किया नहीं। राष्ट्रभक्ति को लेकर द्विवेदी युगीन कवियों की लेखनी पीछे नहीं रही, बल्कि मैथिली शरणगुप्त के साहित्य में स्वाधीनता आंदोलन समग्रता के साथ व्याख्यायित हुआ है और मैथिली शरणगुप्त देशभक्ति और भारतीय संस्कृति के पोषक थे, जिसमें उन्होंने अपनी प्रसिद्ध रचना भारत भारती लिखी थी। भारत को एक गौरवपूर्ण अतीत से देश को प्रेरणा मिलती है और भविष्य का निर्माण होता है। भारत भारती भारत के भूत वर्तमान और भविष्य की वह गौरव गाथा है, जिसमें कवि स्वतंत्र और समृद्ध भारत के अतीत की ओर दृष्टि डालते हुए देशवासियों का आह्वान करता है। किस भांति मरना चाहिए, किस भांति जीना चाहिए, सो सब हमें निज पूर्वजों से याद करना चाहिए। पदचिन्ह जिनके यत्नपूर्वक उनके खोज लेना चाहिए, निज पूर्व गौरव दीप को बुझने न देना चाहिए। मैथिली शरणगुप्त को भारत भारती लिखने की प्रेरणा महावीर प्रसाद द्विवेदी से ही मिली और भारत भारती से द्विवेदी जी का लगाव स्वाभाविक था, क्योंकि द्विवेदी जी अगर सरस्वती पत्रिका में भारत भारती के प्रकाशन की सूचना देते उन्होंने लिखा है कि यह काव्य वर्तमान हिंदी साहित्य में युगांतर उत्पन्न करने वाला है। वर्तमान और भावी कवियों के लिए यह आदर्श का काम होगा। भारत भारती के अंश सरस्वती के 9 अंकों में प्रकाशित हुआ है। किसी अन्य ग्रंथ को सरस्वती ने इतना महत्व नहीं दिया। ऐसा लगता है जैसे कि भारत भारती द्विवेदी जी के मन की भावनाओं की अभिव्यक्ति हो। कवि की गहरी पीड़ा से निकली यह पंक्ति हम कौन थे, किसी समय में यह सबके जुबान पर होती थी। अतीत की चमक के आगे वर्तमान के पतन की ओर हमारा ध्यान नहीं जाता। अतीत के गौरव में डूबे इस काव्य में यथार्थ का अभाव है। इस अभाव में एक तरह से अतीत का स्वप्न नहीं है, भविष्य उसका अतीत का स्वप्न ही भविष्य के लिए बचा रह गया है। वो हम कौन थे, यह प्रश्न पूरे भारत भारती के केंद्र में है और इस हम का तात्पर्य इस पूरे भारतवासी से है। लेकिन भारत भारती का हम मुख्य रूप से हिंदू भारत है, क्योंकि कवि ने भारत की
भारत की भव्य संस्कृति के बखान में कहीं भी गैर हिंदू सभ्यता संस्कृति का जिक्र तक नहीं किया और भारतीय हिंदू भारत और सनातन धर्म तक ही सिमट कर रह गया है। वे कहते हैं कि यद्यपि सनातन धर्म की ही अंत में जय जय रही, भगवान शंकर ने भगा दी बौद्ध भ्रांति भयावही। जिस हिंदुस्तान में बंगाली, मराठी, पंजाबी, मद्रासी, वैदिक, जैन, मुसलमान सब एक साथ हैं, तो भारत भारती में किसी अन्य संस्कृति का जिक्र क्यों नहीं है। संभवतः यदि ध्यान दें तो यहाँ मुसद्दसे हाली की चर्चा प्रासंगिक होगी। स्वयं मैथिली शरण गुप्त ने भी यह बात स्वीकार किया है उन्होंने कि भारत भारती लिखने की प्रेरणा उन्हें हाली के मुसद्दस से मिली। आदर्श भी संभवतः वही था। अब भारत भारती की चर्चा करते मुसद्दस की याद किसी को नहीं आती। शायद इस हिंदी क्षेत्र में किसी को यह याद ही नहीं कि शायद हम हिंदी क्षेत्र वाले यह भूल गए हैं कि शमशेर बहादुर सिंह ने मुसद्दस और भारत भारती की सांस्कृतिक भूमिका शीर्षक नाम से एक लेख लिखा था, जो उनकी कृति दोआब में संकलित है। और इस लेख में मुसद्दस और भारत भारती की साम्यता का विस्तार से उल्लेख किया गया है। एक छोटा सा उदाहरण दिलचस्प होगा। मुसद्दस की पहली भूमिका में हाली लिखते हैं कि कौम के लिए अपने बेहुनर हाथों से एक आईना खाना बनाया, जिसमें आकर वह अपने खतो खाल देख सकते हैं कि हम कौन थे और क्या हो गए। और मैथिली शरण गुप्त भारत भारती में कहते हैं कि आओ विचारे आज मिलकर ये समस्याएं सभी, हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगी अभी। शमशेर लिखते हैं कि भारत भारती हिंदी में हिंदुओं के लिए 20वीं सदी के प्रारंभ में हाली के कौमी मुसद्दस की कमी और ऐसी ही एक सांस्कृतिक मांग की पूर्ति है। इसकी रचना का कारण बताते हुए स्वयं मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है कि बड़े खेद की बात है कि हम लोगों के लिए हिंदी में अभी तक इस ढंग की कोई पुस्तक नहीं लिखी गई जिसमें हमारी प्राचीन उन्नति, अर्वाचीन अवनति का वर्णन भी हो और भविष्य के लिए प्रोत्साहन भी। मुसद्दस की तो पहलबाज मुस्लिम हलकों में कटु उपेक्षा भी की गई थी, पर भारत भारती की मुसद्दस के एक बृहद सुपरिवर्धित आर्य संस्करण की जबरदस्त मांग थी और एक प्रतिभाशाली उत्साहिक युवक कवि द्वारा उसकी पूर्ति सहज ही संभव थी। और मैथिली शरण गुप्त ने 27 वर्ष की आयु में वह काम संपन्न कर दिया और प्रकाशित होते ही उसकी चारों ओर धूम मच गई। आधुनिक हिंदी कविता में द्विवेदी युग एक ऐसा समय है जिसमें खड़ी बोली ने काव्य भाषा का स्थान ले लिया। इतना ही नहीं बल्कि खड़ी बोली का रूप और भी निखर कर सामने आया। उसे परिभाषित और परिष्कृत करने का दायित्व महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का था। और इस युग में प्रमुख रूप से प्रबंध काव्य लिखे गए, जैसे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का प्रिय प्रवास और मैथिली शरण गुप्त का साकेत इस युग के प्रमुख महाकाव्य हैं। गुप्त जी ने खंडकाव्य भी लिखे हैं, जिनमें यशोधरा, विकटभट्ट, रंग में भंग, गुरुकुल, किसान, सिद्धराज, जयद्रथ पद, पंचवटी, विष्णुप्रिया आदि। रामनरेश त्रिपाठी ने भी मिलन पथिक और स्वप्न खंडकाव्य लिखे। श्याम नारायण पांडे, सियाराम शरण गुप्त ने भी प्रबंध काव्य लिखे। देशवासियों में जागरण का संचार करने और स्वाधीनता की चेतना को पैदा करने और सामाजिक और राजनीतिक कुरीतियों का पर्दाफाश करना, भारतीय परंपरा और गौरवपूर्ण अतीत को याद करके अपनी कमजोरियों को और हीन भावना को दूर करना और साथ ही
दूर करने की इसमें कोशिश की गई द्विवेदी युगीन कविता में, और साथ ही स्त्रियों की गरिमा को याद करना और उन्हें महत्व देना भी द्विवेदी युगीन कवियों का एक उद्देश्य था। और साहित्यिक क्षेत्र में उनका द्विवेदी युगीन कवियों का एक अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान है।